जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंधित नहीं है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 121। 121 का आंसर आपको चयन कर लेना है। उत्तर क्या हो जाएगा? इन कवियों में कौन सा कवि, अष्टचाप के बारे में तो सभी लोग जानते कि नहीं जानते? बोले सर अष्टचाप के बारे में तो जानते हैं, है ना। ठीक है, तो 121 इन कवियों में कौन सा कवि अष्टचाप से संबंध नहीं है? उत्तर हो जाएगा कुंभन दास तो हैं, सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, लेकिन कौन नहीं है? केशव दास। ये दास का चक्कर कंफ्यूज कर देता है सभी लोगों को, है ना। और यहां छीत स्वामी अगर दिया होता तो सब लोग छीत स्वामी जिनने नहीं पढ़ा था लगा देते, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। केशव दास अष्टचाप कवियों में शामिल नहीं है। ये वही केशव दास हैं दोस्तों जिन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। याद रख लेना, ये वही केशव दास हैं जिनकी रचना रामचंद्रिका जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ये वही केशव दास हैं दोस्तों जिनकी रचना विज्ञान गीता, है ना, रसिक प्रिया और कवि प्रिया मानी जाती है। कवि प्रिया इनका अलंकार ग्रंथ माना जाता है, रसिक प्रिया इनका रस ग्रंथ माना जाता है और ये लक्षण ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी आपको याद रख लेना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? प्रश्न क्रमांक 122 का उत्तर आपको चयन कर लेना है। अवधि में, खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा या फिर मैथिली में? तो उत्तर क्या हो जाएगा विजय जी? उत्तर बताना 122 का। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो अपन ने पढ़ा था तुलसीदास को, मैंने कई बार आपको बताया है कि तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। और जिन 12 प्रमाणिक रचनाओं में से आपने पता होगा कि जिनमें राम और मंगल आए, वो अवधि की, और जिनमें राम और मंगल ना आए वो ब्रज भाषा की, है ना। तो बिल्कुल सरल हो जाता है। बोले सर विनय पत्रिका की बात करोगे तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है कि रीति काल भक्ति काल में ब्रज भाषा अपने काव्य के रूप में चरम सीमा पर थी दोस्तों। वो तो इसकी दम टूट गया कब? जब ये पहुंची आधुनिक काल में, द्विवेदी युग जैसे काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को समर्थन दिया, खड़ी बोली को समर्थन दिया, खड़ी बोली को, है ना। तब इसका दम घुटने लगा ब्रज भाषा का और काव्य की भाषा बन गई कौन? खड़ी बोली, है ना। तो यहां पर ब्रज भाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, केशव दास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? लक्षण ग्रंथ बताना, लक्षण ग्रंथ, है ना, लक्षण ग्रंथ बताओ सभी लोग। धर्मेंद्र जी, केशव दास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथों में? लक्षण ग्रंथ आपने पढ़ा होगा कि रीति काल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए, जिनमें दोस्तों संस्कृत की रीति को यथावत अपनाया गया, है ना, वो कहलाते लक्षण ग्रंथ। जिनमें अलंकार रस आदि का उचित वर्णन, उचित दोस्तों समावेश किया गया, वो कहलाते रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, है ना। केशव दास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथों में की जाती है? और प्रश्न क्रमांक 123 है और 123 का आंसर आपका हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों एक अलंकार ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है कौन सा? केशव दास का कवि प्रिया केशव दास का अलंकार ग्रंथ है। और दोस्तों कवि प्रिया यानी कि डी नंबर, इसे लक्षण ग्रंथ माना जाता है। और डी नंबर जिन्होंने चयन किया उनका आंसर बिल्कुल सही है ना, उनका बिल्कुल सही आंसर है डी नंबर। वेरी गुड आंसर, डी नंबर, डी सही हो जाएगा। रश्मि जी डी नंबर सही होगा। कवि प्रिया इनका लक्षण ग्रंथ है।
84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता। बोले सर चाहे 252 वैष्णव की वार्ता की बात कर लो, चाहे 84 वैष्णव की वार्ता कर लो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत माने जाते हैं 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, है ना, ये दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत माने जाते हैं। जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, सबसे पहले गारसा दत्तासी ने प्रयास किया दोस्तों, है ना, इस्तवार दाला लेते तो हिंदुस्तानी के माध्यम से। और दोस्तों ये फ्रेंच विद्वान थे, इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ की रचना की। लेकिन इस ग्रंथ की रचना आपको पता है कि हिंदी साहित्य के लेखन स्रोत के आधार पर की। वो स्रोत कौन कौन से थे? तो अपन पढ़ते हैं 252 वैष्णव की वार्ता, है ना, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, इनको पढ़ लेते हैं। और 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं वो माने जाते हैं गोकुलनाथ। कौन माने जाते हैं? गोकुलनाथ। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर आ नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बरबे रामायण किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। बरबे रामायण यानी कि 125 का आंसर, 125 का उत्तर बता। मैंने आपसे पूछा है कि रामचरितमानस किसने लिखी? बोले सर रामचरितमानस लिखी किसने? तुलसीदास ने। अब रामचरितमानस अगर इन्होंने लिखी है तो इन्होंने बार बार रामायण पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी? जल्दी बताओ। बोले सर अगर इन्होंने रामचरितमानस लिखी, अगर नहीं लिखी ही है, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है तो इन्होंने बार बार रामायण पढ़ी होगी। और बार बार पढ़ी तो बरबे रामायण, बरबे रामायण यानी बार बार रामायण किसने पढ़ी? बोले सर तुलसीदास ने, है ना, याद रख लेना। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस की रचना दोस्तों इन्होंने कर दी तो इन्होंने बार बार रामायण पढ़ी तुलसीदास जी ने, है ना। आपको पता होगा रत्नावली ने कह दिया कि इतनी भक्ति श्री राम के चरणों में लगाओगे, इतना प्रेम आप श्री राम से करोगे तो भाव सागर से तार तर हो जाओगे। बोले हद तेरी की, छोड़ दिया पूरा, है ना, छोड़ दिया और निकल गए और पहुंचे भैया कहां? बोले चित्रकूट के घाट पे, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर, है ना। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 126 का आंसर चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे। उत्तर क्या होगा? कृष्ण की काव्या गोस्वामी, कहां डाउट है आपको? कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? 126। और 126 में आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण की सरस बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला, सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है वो ग्रंथ का नाम क्या है? वो ग्रंथ का नाम क्या है? सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है वो दोस्तों ग्रंथ है कौन सा? गीत गोविंद। कौन सा ग्रंथ है? गीत गोविंद, यानी कि बी नंबर, गीत गोविंद, गीत गोविंद, है ना। इसको याद रख लेना। ये जयदेव की कृति मानी जाती है। एक रचना पूछी जाती है राग गोविंद, एक रचना पूछी जाती है गीत गोविंद। तो बोले सर इनमें अंतर क्या है, इसको याद कैसे करेंगे? राग गोविंद और गीत गोविंद में कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने कहा कि गीत गोविंद के गाते हैं तो जय बोलते हैं, और राग किया था गोविंद से किसने? मीराबाई ने। राग किया था गोविंद से तो राग गोविंद मीराबाई, गीत गोविंद जयदेव। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन मिलता है किसमें? गीत गोविंद, और गीत गोविंद जयदेव की कृति है। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? सूरदास के संबंध में बताना है दोस्तों। सूरदास, है ना, सूरदास वात्सल्य के चितेरे कवि कहे जाते हैं। और 127 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन पढ़ भी लिया था, है ना, रमेश पांडे जी। उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? सभी लोग चयन करेंगे। और सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार जो ग्रंथ है वो अपन ने पढ़ लिया किसने? सोनू सिंह जी। प्रश्न क्रमांक 127, और 127 का आंसर हो जाएगा बा यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोनू सिंह ने कहा कि तुलसीदास मेरे फेवरेट कवि हैं। तुलसीदास क्या है? फेवरेट कवि हैं। ऐसा ही दोस्तों आपको पता है रामचंद्र शुक्ल जो प्रभावित थे, सबसे ज्यादा प्रभावित थे रामचरितमानस से, है ना। कौन? रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने भी कहा था कि तुलसीदास फेवरेट कवि हैं, है ना। रामचरितमानस से प्रभावित थे तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल जी।
आपको पता होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ठेका ले रखा था। जब हिंदी साहित्य बोले सर हिंदी साहित्य पढ़ो तो रामचंद्र शुक्ल को बाजू में बैठा लो, पता नहीं कौन सा कथन बोल दें, है ना। तो यहां पर आपको बताना नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, नामदेव का संबंध बताना है। और आपको पता है दोस्तों, क्या पता है, जल्दी बताओ क्या पता है। बोले नामदेव पता है, नामदेव का संबंध पता है, किससे था, तो किससे था, तो उत्तर बता दो जरा, किससे था। सगुणवाद, बोले सर छोड़ो इसको, मैंने छोड़ दिया। नाथ पंथ, निर्गुणवाद, सूफी मत। अब आपको बताना है, प्रश्न क्रमांक 128 आपके पास है। और बोले नामदेव की बात करते हो, बोले सर ये निर्गुणवाद या फिर निर्गुण काव्यधारा से संबंधित थे कौन, नामदेव, है ना। नामदेव यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नाम भी निर्गुण नहीं होना चाहिए, निर्गुण, है ना। बोले मेरा नाम तो बोले सर निर्गुण है, गुण ही नहीं है कोई, इसको याद रखो, निर्गुणवाद नामदेव, है ना। अगला, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है। प्रश्न क्रमांक 129 में सभी लोग अंगूठा चला देना, लाइक कर देना। ये क्लास अपनी रोज 9 बजे होती है और धमाकेदार क्लास होती है दोस्तों, जिसमें हम याद तो कम करते हैं, पढ़ते ज्यादा है ना। वेरी गुड। परहित सरस धर्म नहीं भाई ये किसकी है, बोले सर इतनी सरल पूछोगे, मैंने कहा सरल भी पढ़ना है, सरल भी पढ़ना है। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, 129 का तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास, है ना। ये तुलसीदास हैं, चंदन, ये दोस्तों आपको पता है ये तुलसीदास हैं, वही तुलसीदास हैं जो मुर्दा पर बैठकर नदी को पार कर जाते हैं। ये वही तुलसीदास हैं दोस्तों जो सांप को रस्सी समझकर और एक मंजिल चढ़ जाते हैं। ये वही तुलसीदास हैं जिनको वैराग्य हो गया था, तुलसी को वैराग्य हुआ है, राम राम यह जानकी, है ना। ये तुलसीदास जी को याद रख लेना। और आ नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया, ये आपको चयन करना। 130 का आंसर, 130 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, उत्तर को चयन करना है। किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद, यानी कि मूर्ति पूजा यानी कि निराकार ब्रह्मा, निराकार ब्रह्मा आपको मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, अवतारवाद का विरोध किया गया, यानी कि निराकार ब्रह्मा के प्रवर्तन, निराकार ब्रह्मा को मानने वाले थे, तो कौन थे। 130, कंफ्यूज नहीं होना, आपने पढ़ा होगा कि जो संत काव्यधारा के कवि थे, संत काव्यधारा थे, है ना, संत काव्यधारा के कवि थे, कबीर आदि थे, ये निराकार ब्रह्मा पर विश्वास करते थे, निराकार ब्रह्मा को मानते थे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, है ना। इन्होंने कहा था कि काकड़ पातर पूज कर, है ना, एक पंक्ति बहुत बढ़िया कबीर ने दी थी, है ना। तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे कौन, संत काव्यधारा के कवि। और संत काव्यधारा में कबीर जी का नाम पहले लिया जाता, कबीर जी, इनको याद रख लेना अंकित जी। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया, यानी कि 131 का आंसर। 131 आपने देखा होगा दोस्तों कि सूफी काव्यधारा में ईश्वर को पत्नी के रूप में देखा गया। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से एक प्रेमिका अपनी प्रेमिका के रूप में दोस्तों जिस प्रकार से प्रेम होता है और जिस प्रकार से मिलने की भावना होती है, उसी प्रकार से उन्होंने ईश्वर के प्रति देखा कि एक व्यक्ति को वैसा बनना चाहिए जैसा एक प्रेमी होता है ना, वैसे ही उसकी इतनी लालसा होनी चाहिए ईश्वर से मिलने की, है ना। तो इतनी अगर लालसा होगी तो निश्चित ही ईश्वर सामने खड़े हो जाएंगे, है ना। ऐसा सोचा है, कैसा देखा है, किसने ऐसा बताया है, किसने, सूफी काव्यधारा में। सूफी काव्यधारा यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, ये बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है, कृष्ण गीतावली आपको बताना है, सूरदास, नंददास, तुलसीदास या फिर मीराबाई। कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन माना जाता है, कमेंट में बता दो मेरे प्यारे भाइयों। सोनू सिंह जी, हरिओम जी,
है ना, रीना चौधरी, सुमन जी, कपिल देव यादव जी। कपिल देव साक्षात यहाँ आ गए हैं क्रिकेट खेलने, बहुत बढ़िया। कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? 132, और 132 का जो उत्तर हो जाएगा, बोले सर एक कृष्ण गीतावली भी ब्रज भाषा की रचना है ना। मत समझना कि ये सूरदास की है। कुछ लोग लगा देंगे सूरदास, देखते कौन कौन लगा रहा सूरदास, हम भी तो देखें, है ना। कुछ लोग मीराबाई लगा रहे हैं, और बताओ और कौन लगा रहा है? कुछ लोग नंददास लगा दिया। अधिकांश लोगों ने सी नंबर लगाया, है ना। तुक्का नहीं चलेगा यहाँ पर, तुक्का नहीं चलेगा। चलेगा तो क्या चलेगा? बोले सूरदास को काट दो, नंददास को काट दो, यहाँ पर मीराबाई ये विकल्प भी काट दो, और तुलसीदास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है ना। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, बोले कृष्ण लीला कृष्ण। देखो अनीता जी ने सूरदास बता दिया, बहुत बढ़िया, है ना। ये तुलसीदास की रचना कृष्ण गीतावली, है ना। कॉमन सेंस लगा लेती यार, कृष्ण काव्य धारा के कवि तो सूरदास थे, इसलिए सूरदास की रचना हो जाएगी। क्यों लगाते हो? कॉमन सेंस नहीं लगाना, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहुपुर को तज डारे, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहुपुर को तज डारो, ये पंक्ति बतानी है, इस पंक्ति का चयन करना है, और उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रश्न क्रमांक 133 का उत्तर या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु। आपने देखा होगा दोस्तों लकुटी या फिर लटकी, है ना, ये क्या होता है? आपने कृष्ण लीला में देखा होगा कि इस प्रकार से मटकी बनाते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या बनाते हैं? ऐसे करके एक मटकी बन गई, ऐसी मटकी बन गई, ये मटकी, है ना। इसको कैसे ऐसे लटका दिया जाता है, ऐसे लटका दिया जाता। तो अब क्या इसमें क्या है? बोले सर इसमें रस है, रस खान या माखन, है ना। इसमें क्या है? माखन है, और ये क्या है? लटकी है, लटकी। तो यहाँ पर क्या है? या लकुटी या लटकी कर लो, लटकी या लटकी अरु कामर या पर राज तिहुपुर को तजडारे। लटकी मतलब क्या लटकी है? बोले सर माखन की ये जो गगरिया है लटकी है, तो ये माखन यानी कि रसखान, इसमें क्या है? रस है, रस। तो रसखान की ये पंक्ति है, और कहा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी, है ना। ये भी आपको याद रख लेना है। और भारतेंदु जी की एक पंक्ति है, वो बता देना रसखान के बारे में जल्दी, किसको याद है? जल्दी बताओ। भारतेंदु जी की एक पंक्ति जो हमेशा पूछी जाती है, रसखान के बारे में उन्होंने कहा था, उत्तर बताओ जल्दी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या फिर ब्रज भाषा, किस भाषा में है ना। इन हरिजनन हिंदुअन पर क्या बोलते हैं? इन मुसलमान हरिजनन पर लाखों हिंदू बारिये, है ना। ये पंक्ति कही थी ना भारतेंदु जी ने, आपको पता होगा, बहुत बढ़िया। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? किस भाषा में? खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या फिर ब्रज भाषा। बोले सर मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की तो बात ही मत करो, ये महाकाव्य है, प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य है, सूफी काव्य का महाकाव्य है, इसकी भाषा तो अवधी है। क्या है? अवधी है, पद्मावत की अवधी, पद्मावत की अवधी, वेरी गुड। और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है, पूर्वी हिंदी, है ना, इसको याद रख लेना। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? मीराबाई की भक्ति, मीराबाई आ गई, है ना। ये मीराबाई कौन थी? इनके राग गोविंद रचना इन्होंने लिखी थी, है ना। और दोस्तों इन्होंने नरसिंह जी को मायरो, राग गोविंद, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, मीराबाई, है ना। और दोस्तों इन्होंने लिखी थी गीत गोविंद की टीका भी इन्होंने लिखी थी, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, है ना, नरसिंह जी को मायरो। और दोस्तों ये रचनाएं मीराबाई जी की मानी जाती है ना। मीराबाई जी कहती, क्या बोलती थी कि मेरा और ना दूजो कोई, ये भक्ति करती थी दोस्तों, है ना। दाम्पत्य भाव भी माना जाता है इनका। और यहाँ पर माधुर भाव ये कई बार पूछा गया है, माधुर भाव, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मीराबाई की बी नंबर, माधुर भाव। इन प्रश्नों को अपन को बिल्कुल, इन प्रश्नों को जब अपन बार बार पढ़ेंगे तो हम बार बार सही करके भी आएंगे, है ना। गलत नहीं करना,
जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है, ये बताना है किस रचना से ली गई है तुलसीदास की जाके प्रिय न राम वैदेही। और 136 का उत्तर आपको बताना है और 36 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जाके प्रिय न राम वैदेही, राम वैदेही। और दोस्तों कितनी विनय से ये पंक्ति कही गई है, बोले सर बड़ी विनय से बोली गई, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, है ना। और उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बोले सर ये तो विनय पत्रिका से ली गई है ना। और हम पत्रिका जब लिखते हैं, किसी को पत्रिका लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रिय, है ना, प्रिय लिखते हैं, प्रिय, प्रिय पिताजी, है ना, ऐसे लिखते ना, प्रिय मित्र ऐसे लिखते प्रिय। तो यहां पर आ गया प्रिय, प्रिय, बोले सर हम प्रिय लिखते हैं काय में, पत्रिका में। किसी को पत्र लिखते ना, लेटर लिखते हो, पत्र लिखते हो, तो उस पत्रिका में हम लिखते हैं क्या, प्रिय मित्र, है ना, लिखते तो प्रिय काय में लिखते, पत्रिका में। तो ये पत्रिका की हो जाएगी विनय पत्रिका, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी, है ना, सी हो जाएगा। इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है, ब्रज कोकिल यानी कि 137, ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है, जल्दी से बताना है विमलेश जी, अंजू रानी जी, शशि सिंह जी। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन जरूर ले लेना, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, एडमिशन ले लो, बढ़िया तरीके से टीजीटी पीजीटी भी आपका आने वाला है ना, जल्दी आएगा और जल्दी आपका पेपर होगा। एलटी वाले हों, नेट वाले हों, टेट वाले हों, कोई भी हो, हिंदी साहित्य को घोर के पीना है काय में, है ना, घोर कर पीना है हिंदी साहित्य को। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में आ जाओ दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा। 137 का उत्तर हो जाएगा। बोले सर ब्रज कोकिल की बात करते हो तो सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है ब्रज कोकिल। और बोले सर मैथिल कोकिल भी कहा जाता है किसी को, तो मैंने कहा हाँ मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, किसे, विद्यापति को मैथिल कोकिल, ब्रज कोकिल कहा जाता, सत्यनारायण कविरत्न। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी नहीं तो ब्रज कोकिल को लगा दो विद्यापति, मैथिल कोकिल को लगा दो सत्यनारायण। तो ब्रज कोकिल, सत्यनारायण, है ना, और दोस्तों मैथिल कोकिल विद्यापति, इनको याद रख लेना है। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन थे, एक क्वेश्चन भी कई बार आया, सबसे पढ़े लिखे कौन थे, सबसे पंडित कौन थे, श्रृंगार रस के विरोधी कौन थे, जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 138 का उत्तर, 138 का उत्तर, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कौन थे, है ना, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे, श्रृंगार रस के विरोधी कौन थे। बोले सर मैंने तो कई बार पढ़ा है कि सुंदर लोगों को सजने की जरूरत नहीं होती, है ना, सजने की जरूरत नहीं होती मतलब श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित, विद्वान, है ना, पढ़े लिखे, श्रृंगार रस के विरोधी माने जाते हैं सुंदरदास। और सुंदर से आया सुंदर, और सुंदर को सजने की जरूरत नहीं होती यानी कि श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। तो इनने विरोध कर दिया, बोले मुझे तो श्रृंगार की जरूरत ही नहीं है ना, विरोध कर दो ताकि हमसे कोई ज्यादा सुंदर ना लगे, है ना, ऐसे। तो सुंदरदास पंडित थे, विद्वान थे, श्रृंगार रस के विरोधी थे, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दुल्हन गावहु मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है, दुल्हन गावहु मंगलाचार। प्रश्न क्रमांक 139 का आंसर क्या हो जाएगा, 139 का आंसर क्या हो जाएगा, दुल्हन गावहु मंगलाचार। उत्तर बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। माही जी, विनीता जी, है ना, और ज्ञानेश शर्मा जी, सभी लोगों को 139 का जब चयन करने के लिए बोला, बोले सर दुल्हनी गावहु मंगलाचार, ये पंक्ति तो किसकी है, जल्दी बताओ। 139 और 139 का आपने बिल्कुल सही चयन किया, बोले सर बी नंबर में टिक लगा दो। मैंने कहा ठीक है टिक लगा दे रहे हैं, आपका उत्तर चला जाता है बी की ओर, कबीरदास यानी कि बी नंबर, कबीरदास, है ना, वो अपन को याद आ जाता जब कबीर की बात करते हैं तो पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, जल्दी से बताओ। और रामचरितमानस के कांड क्रमबद्ध जल्दी से बता देना, लिख करके कौन बता पा रहा है। सबसे पहले रामचरितमानस के जो कांड हैं उनको क्रमबद्ध बताना है कि
कौन सा कांड कितने नंबर पर कौन सा आता है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। रामचरितमानस के कांडों को क्रमबद्ध कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, आपने बता दिया 7 कांड, मैंने मान लिया, ठीक है। अब आप लोग बता दो कि रामचरितमानस के जो कांड हैं वो क्रमबद्ध, जल्दी बताओ कौन बता पा रहा है सबसे पहले, हम भी तो देखें कौन कितनी गहराई से पढ़ रहा है ना। जल्दी बताओ, रामचरितमानस में सर्ग तो ठीक है, वो तो हैं अपने कांड, 7 कांड हैं, और उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 140 का आपका हो जाएगा क्या, 7, डी नंबर हो गया, डी नंबर हो गया। बोले सर रामचरितमानस 7 लेकर चलते, हम 7 लेकर चलते तो 7 कांड हो जाएंगे, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बताया, है ना, और कोई नहीं बताएगा क्या इसके, बताओ जल्दी से कौन बता रहा है। हाँ, बाल अयोध्या, अरण्य सुंदर लंका, उत्तर, बहुत बढ़िया प्रदीप पंत जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बिल्कुल सही है। संतराम यादव जी, बहुत बढ़िया, ये 7 कांड है और बिल्कुल सही है। हाँ, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, गुंजा जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने लगभग बता दिया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बड़ा उपकार किया आप लोगों ने। मानुष प्रेम भयो बेकुंठी पंक्ति किस कवि की है, किस कवि की है, सुषमा जी, ए त्रिपाठी, नवीन जी, सरस्वती जी, है ना, अंश यादव जी, यानी कि नीतू नाम है इनका, बहुत बढ़िया, है ना, और अनूप आरती सक्सेना जी, सभी लोगों ने बताया है, बिमलेश जी, है ना, मतलब ये याद है आप लोगों को, ठीक है, गाड़ी अब आगे बढ़ रही है। मनुष्य प्रेम भयु बेकुंठी, ये किसकी, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बताना 141 में, ये पंक्ति किसकी है, राम जी अकबल यादव, कपिल देव जी ने भी बता दिया है, बहुत बढ़िया, है ना, दारसू, सुषमा, डॉक्टर वंदना जी। अब 141 पे आ जाते हैं हम, 141, मानुष प्रेम भयु बेकुंठी पंक्ति किस कवि की रचना है, तुलसीदास, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर कुतुबन की, किसकी मानी जाती है, मानुष प्रेम भयु बेकुंठी। और 141 में बोले सर प्रेम की बात की है किसने, सूफी काव्य धारा के कवियों में, तो सूफी काव्य धारा के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं कौन, जायसी, मानुष प्रेम भयु बेकुंठी जायसी, बेकुंठ जाए, अपन बोलते ना बेकुंठ जाओगे सीधे, भगवान की पूजा करोगे तो सीधे बैकुंठ तर जाओगे, है ना, तो बेकुंठ जायसी, बेकुंठी जायसी, है ना, बेकुंठ जायसी, ऐसे याद करना, बेकुंठ जायसी, तो जायसी, मानुष प्रेम भयो बेकुंठ जायसी, बेकुंठ जायसी, तो जायसी आपका ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, जायसी, है ना। इन पंक्तियों को ऐसे भी याद करना, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, ये श्रृंगार काल भी कंफ्यूज करता है ना, कुछ लोग अभी चक्कर में पड़े थे, बोले सर आरंभिक काल और प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल और आरंभिक काल क्या चक्कर है ना, मैंने कहा मिश्र बंधु आरंभ से साथ में रहे तो इनको बोल दो आरंभिक काल, है ना, और जब हम कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेश बोलते हैं, श्री गणेश करो, है ना, तो उसको बोल दो प्रारंभिक काल, तो इसको याद रखो। आदि काल को आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, प्रारंभिक काल कहा गणपति चंद्रगुप्त ने, है ना, और जब ऑप्शन में गणपति भी न हो, है ना, और आरंभिक या प्रारंभिक पूछा जाए तो मिश्र बंधु लगा देना, है ना, और रीति काल को श्रृंगार काल की, क्योंकि दोस्तों कई पुस्तकों में प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और गणपति दोनों भी लिखा है कि दोनों ने प्रारंभिक काल कहा है ना, और आरंभिक काल और प्रारंभिक काल, तो दो चीज पे अपन को देना है, ज्यादा इस पे तर्क और वो नहीं करना, सिर्फ अपन को ये देना है कि आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, और कभी पूछा जाए कि प्रारंभिक काल किसने कहा, तो अगर गणपति चंद्र ऑप्शन में ना हो तो मिश्र बंधु लगा देना, संकोच नहीं करना, है ना। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, तो बोले सर श्रृंगार की बात करते हो, एक यहां पर भी कंफ्यूज होते बहुत सारे लोग, है ना, कुछ लोग मिश्र बंधु बता दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग सी नंबर, तो मैंने आपको कई बार बताया कि श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं, कहाँ के लोग करते हैं, मात्र आपके शहर के लोग तो नहीं करते, बोले सर हमारे भारतवर्ष के लोग करते हैं श्रृंगार, ऐसा नहीं है, श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं, तो श्रृंगार काल कौन बोलेगा, विश्वनाथ बोलेंगे कि मिश्र बंधु बोलेंगे, बोले सर विश्वनाथ बोलेंगे क्योंकि विश्व के लोग करते हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर,
है ना, इसको याद रखो। मिश्र बंधु अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ ने कहा श्रृंगार काल और मिश्र बंधुओं ने कहा क्या, अलंकृत काल कहा, है ना, ये भी याद रख लेना। अलंकृत काल, मिश्र बंधु, इनको याद रख लेना। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, ये बताओ। केशव, चिंतामणि, बोधा या फिर ठाकुर। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, ये बताओ। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत क्या है, उत्तर बताना 143 और 143 में जो आपका बिल्कुल सही हो जाए उसी पर टिक करना है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, टिक कर देना दोस्तों। अपन को काय में बोले सर कठिन की बात करें तो केस की बात बहुत कठिन है ना, केसों को संभालना बहुत कठिन है। 4-5 बार आईना देखते हो, फिर केसों में थोड़ा सा कंगी अंगी फेरा, है ना, तो केस को संभालना क्या है, बड़ा कठिन है। केस को संभालना क्या है, कठिन है। कठिन है कि नहीं है, बहुत कठिन है। तो इसको याद रख लेना, बोले केस को संभालना बहुत कठिन है, मेरे बस की बात नहीं। कठिन तो कठिन काव्य का प्रेत केशव, केशव, ठीक है, इसको याद रखो। आगे के कवि रिझाई तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो, सुमिरन को बहानो। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, आगे को कवि रिझाई तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो, ये बताना। 144, 144, 144 यानी कि 144 में उत्तर आपको चयन करना और उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे के कवि रिझाई तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है आरसी मलिक जी, मिनी पांडे, तनु जी। प्रश्न क्रमांक 144 ही तो पूछा है, 144 पूछ लिया तो आप लोग शांत हो गए। बोले सर भिखारी दास में टिक कर दो, भिखारी दास की ये पंक्ति है, याद रख लेना। आगे के कवि रिझाई तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई, ये सुमिरन को बहानो, है ना। भिखारी दास में टिक लगा देना, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी नंबर भिखारी दास। अनीता जी बी नंबर सही है। अगला है कौन सी रचना, मती राम की, मती राम, मती राम की बताना है, कौन सी रचना मती राम की है ना। उत्तर बताओ। 145 मती राम की बताना, है ना। मती, मती और मती, ये 145 और 145 में आपने चयन किया है कि सर मती जो हो जाए, मती कैसी मती हो, ललित, ललित मती होनी चाहिए आपकी, है ना। ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम, है ना। ललित ललाम मती, आपकी मती कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ललित मती होनी चाहिए, ललित, है ना। इसको याद रखो, मतीराम, ललित मतीराम, है ना। हाँ मतीराम, वेरी गुड। 4 नंबर, मोही तो मोरे कवित्त बनावत, है ना। ये पंक्ति ये कवि के कवि कौन है, ये पंक्ति कही थी कि करो इसको जल्दी से बताओ, ये किसकी है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मोरी कवित्त बनावत, ये पंक्ति किसकी है। दोस्तों आपको पता है, बोले सर घनानंद की बात मत करो, इनको बहुत वियोग था, है ना, और ये वियोग में इन्होंने पूरी रचनाएं की हैं। बोले कवि बन जाओ, कवि बनना है तो पहले वियोग को धारण करो, कवि बनना है तो वियोग को धारण करो, एक विषय मिल जाता है ना। और विषय जहां मिला तो मान के चलो कि फिर कविता रुकती नहीं है, कवि की लेखनी नहीं रुकती, है ना। फिर निरंतर लिखता जाता है, कितना लिखता है, कवित्री उसी के बारे में, प्रेम क्या के बारे में, है ना। फिर ऐसा हुआ उनकी याद में हुआ, फिर बिछुड़ गए, ऐसा हुआ आज भी याद आती है, ये सारी चीजें आती हैं कवियों को जब ये वियोगी बन जाते हैं, है ना। लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मोरे कवित्त बनावत, है ना। तो मोही तो मोरे कवित्त बनावत, ये घनानंद की है, घनानंद, है ना। और दोस्तों इनका नाम, इनका कौन सी, इश्क लता, इश्क लता इनकी बहुत ही चर्चित रचना मानी जाती है, इश्क लता, है ना। और एक रचना है इश्क नामा, इश्क नामा, ये दोनों में कई बार मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था कि इश्क नामा और इश्क लता। तो इश्क लता किसकी है, इश्क लता आपकी घनानंद, इश्क लता घनानंद और इश्क नामा बोधा, बोधा, ठीक है। बोले कैसे याद करें सर इनको, तो इश्क की लताएं कैसी हैं, घनी हैं। बोले सर इश्क की लताएं घनी हैं और इश्क, इश्क में नाम पड़ गया क्या, बोधा, इश्क में नाम क्या पड़ गया, बोधा। ऐसा नहीं करना आप लोग, नहीं तो बोधा नाम पड़ जाए, है ना। तो ये बोधा नाम पड़ गया तो इश्क नामा बोधा, इश्क लता घनानंद, ठीक है। ये घनानंद साहब हैं, इनको याद रखेंगे।
अगला है सुजान चरित किसकी रचना है? 147। सुजान चरित ये किसकी रचना है? 147 का बताना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 147 का घनानंद ठाकुर सूदन या फिर बोधा, है ना। अपन ने पढ़ा था ना, बोले सर सुजान को सूजन है, सुजान को कहा है सूजन, पढ़ी थी अपन ने, क्या से याद की थी? सुजान को सूजन है, सुजान को कहा है सूजन, है ना। सूजन चढ़ जाती ना, बोले सर हमारे उंगली में सूजन है, ऐसे ही करो, सुजान को सूजन है, सुजान को क्या है सूजन। तो सुजान चरित के रचनाकार कौन होंगे? घनानंद लगाओगे क्या? लगा दिया ना बहुत सारे लोगों ने। ये नहीं लगाना मेरे भाइयों, सुजान को यहाँ घनानंद नहीं है, यहाँ सूजन है, सुजान को सूजन, तो सुजान चरित सूदन, है ना। कौन है? सूदन, सूदन यानी कि सी नंबर, है ना। पढ़ना है ऐसा कि याद रहे, याद रहे दोस्तों। क्या है अपन ने पढ़ा? बोले सर सुजान चरित, तो सुजान को क्या है सूजन, तो सूदन कवि की रचना है, इसको नहीं भूलना, ठीक है, इसको नहीं भूलना। सूदन की सुजान को सूजन है ना। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु बताना है। चिंतामणि, देव, केशव, केशव, मतिराम, तो कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु 148 में अपन ने चयन किया था। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था? बोले सर अपने अपने कुल की सबको चिंता रहती है ना। एक दोस्तों आपका जो कुल है वो तरु के समान होता है, तरु, है ना। आपने देखते हैं कि एक तरु एक वृक्ष है, उसकी विभिन्न डालियां हैं, शाखाएं हैं। आपका भी एक कुल वृक्ष के जैसा है, उसकी विभिन्न शाखाएं हो जाती हैं। और कुल की चिंता, कुल की चिंता है आप लोगों को कि नहीं? बोले सर बहुत चिंता है, कुल की चिंता करना है। कौन कौन करता कुल की चिंता? कुल की चिंता करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कुल और कवि कुल, बोले कवि को कुल की चिंता है, कवि को कुल की चिंता है, हमें भी कुल की चिंता है, ठीक है। तो आ नंबर कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि। रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त आपको पता है दोस्तों कि आचार्य विश्वनाथ ने आपने पढ़ा होगा, आचार्य विश्वनाथ ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा, श्रृंगार काल कहा, लेकिन इन्होंने रीति काल को 3 भागों में बांटा। एक कभी याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा कि रीति काल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 काव्य धाराओं में किसने बांटा? तो बता देना विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा, बिल्कुल सही है। रीति काल को 3 भागों में बांटा किसने? विश्वनाथ ने। रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति मुक्त विश्वनाथ ने ही बांटा है, ध्यान रखना, है ना, विश्वनाथ ने। और रीति मुक्त कवि कौन है? तो बोले सर केशव दास तो नहीं है, भिखारी दास भी नहीं है, चिंतामणि भी नहीं है, तो कौन है रीति मुक्त? बोले घनानंद, घनानंद है, घनानंद, इसको याद रख लेना, रीति मुक्त माने जाते हैं, है ना, रीति मुक्त घनानंद, ठीक है। आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। अमीय हलाहल मद भरे सोइत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चित्तबत एक बार। तो यहां पर क्या आ गया? अमीय, अमीय आ गया। बोले सर अमीय से अमिया ले लो या फिर अमृत ले लो, है ना, या फिर सुधा ले लो। बोले सर सुधा रस मिल जाए, सुधा रस मिल जाए तो क्या कहना फिर? अमीय, यहां पर अमीय आ गया, अमीय। अमिया खाते ना अपन जब आम छोटा छोटा रहता, अमिया, बोले अमिया का रस बहुत अच्छा लगता है, अमिया का रस अच्छा लगता है, तो यहाँ अमीय को पकड़ लेना। अमा, है ना, अमीय मतलब सुधा से लिया गया, बाकी अमीय मतलब अमिया, अमिया छोटी छोटी आम जब छोटा रहता है उसे अमिया बोलते हैं, और अमिया का रस। तो अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चित्तबत एक बार। ये पंक्ति किसकी मानी जाएगी? बोले सर रस की बात करो अब तो, अमिया के रस की, अमिया के रस की बात करो तो रसलीन, अमिया के रस, है ना, बना लेते ना, वो बनाते अमिया का रस, भरता बनाया और वो क्या बोलते उसको? पना, पना। बोले सर भर तो अमिया को और पना बना दो, है ना, तो अमिया का रस। तो बी नंबर आपका रसलीन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, रसलीन, रसखान नहीं रसलीन, रसलीन, है ना, अमिया का रस लीन, अमिया का रस लीन, इसको रसलीन बोलना है, ठीक है। और निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? छंद विवेचन से संबंध नहीं है। प्राकृत पेंगलम, छंदो मंजरी, श्रुतबोध या फिर ब्रह बारिश, यानी कि 151 का आपको चयन करना है। छंद विवेचन से संबंध ग्रंथ कौन सा नहीं माना जाता? 151 का हमें चयन करना,
और 151 में जब पूछा गया तो उत्तर लगा देना छंद विवेचन। दोस्तों आपको पता है कि छंद जो रीति मुक्त कवि थे, रीति मुक्त कवि थे, इन्होंने ब्रह में वेद नामे काव्य रचनाएं की हैं रीति मुक्त, यानी कि जिनमें छंदों का किसी भी प्रकार से क्या नहीं था, किसी भी प्रकार से कोई बंधन नहीं था, है ना, वो था दोस्तों क्या, छंद से मुक्त, और छंदों के विवेचन से संबंध नहीं है, यानी बोल दो सर ब्रह बारिश। कौन सी नहीं है? ब्रह बारिश, याद रखो ब्रह बारिश, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ब्रह बारिश। ठीक है, हाँ लौंजी बोलते हैं, बोई बोई बोई। इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण नहीं लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो किसने नहीं लिखा? यहाँ लक्ष्मण आ गया था, बोले लक्ष्मण ने तो रेखा खींच दी थी, है ना, तो ये लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किसने? मतिराम, चिंतामणि भूषण या फिर घनानंद। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर 14 तारीख को मकर संक्रांति के अवसर पर एक बृहद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। टॉप 3 विनर्स को हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज में वो दिया जाएगा एडमिशन, है ना। और हिंदी साहित्य के दोस्तों इस कोर्स में आप भी एडमिशन ले सकते हैं, मस्ती से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं हिंदी साहित्य को। कभी अगर इंटरेस्ट ना आया हो हिंदी साहित्य में तो आ जाना सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, हवेली पे आ जाना, हवेली पे। ठीक है, तो इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा? बोले सर घनानंद की बात करो यहाँ, तो घनानंद, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों भूषण कवि एकमात्र ऐसे कवि थे रीति काल में जिन्होंने वीर रस प्रधान रचनाएं की थी, और भूषण के बाद जो राष्ट्रीय काव्य धारा में नंबर आता है वो आता है दिनकर जी का। किसका? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये भी याद रख लेना, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। रीति काल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? भक्ति और श्रृंगार का, ये आपको बताना रीति काल के किस कवि में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 153वां प्रश्न है, उत्तर भी आपको चयन करना है। और वो कौन सा ऐसा कवि है जिन्होंने ऋतु वर्णन भी किया, जिन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया है, वो कौन सा ऐसा कवि है दोस्तों, है ना, जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। अर्शदीप जी 153, और 153 का उत्तर जो हो जाएगा रीति काल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार बताना है का समन्वयात्मक योग है, तो वो कौन सा है? सेनापति, यानी कि आपका जो ए नंबर है सेनापति, इसको याद रख लेना। भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है सेनापति, यानी कि आपका जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सेनापति बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब संग। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति सभी लोग बताएंगे। 154 का आंसर चयन करना है ना। लाइक जरूर कर देना, सभी लोग लाइक कर देना, है ना, सभी को करना है दोस्तों, गुरु दक्षिणा देकर जाना है ना, सभी लोगों को लाइक, ये अंगूठा नहीं मतलब अंगूठा दबाकर जाना है। तंत्रीनाद कवित्र सरस राग रति रंगन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, घनानंद मतिराम बिहारी या फिर ठाकुर। ये पंक्ति किसकी है? 154 में उत्तर लगाना है। और बोले सर तंत्रीनाद कवित्र सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। अब एक चीज बताना दोस्तों, आप लोग बिहारी और बिहार समझते हैं, बिहार क्या समझते हो? बिहार मतलब बोले सर एक बिहार राज्य है ना। बिहार मतलब एक चीज और होता है, यहां से यहां जाना, मतलब यहां से हम कहां जा रहे हैं, यहां पर जा रहे हैं, तो अपन बोलते कि वो तो यहां से बिहार कर गए। बिहार कर गए मतलब यहां से चले गए, है ना। तो बिहार करना मतलब होता है चले गए। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि अन बूढ़े बूढ़े तरे मतलब अपन बोलते ना तर जाओगे, मतलब यहां से चले जाओगे, बिहार कर जाओगे। तो ये पंक्ति किसकी होगी? बिहारी की कि ठाकुर की? बिहारी, बोले सर बिहार, बिहारी मतलब बिहार कर गए। अन बूढ़े बूढ़े तरे, अन बूढ़े और बूढ़े सब बिहार कर गए, तरे, है ना, तो तर गए, इसको याद रखो, तिरे। तो ये किसकी है? बिहारी की। थोड़ा सा यहां पर अपन को कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, इसको याद रख लेना।
हाँ, बिहार का मतलब होता है कि मतलब घूमना, भ्रमण करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, इस प्रकार से। तो अन्न बूढ़े बूढ़े तिरें, तो यहां से क्या होगा बोले सर, तिर गए। तिर गए मतलब चले गए, है ना, दूसरी जगह। बिहार कर गए तो बिहारी, बिहारी यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली का आपको संबंध बताना है, जल्दी से बता दें। बोली एवं भाषा से संबंधित प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेली पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी की हमने ट्रिक बताई थी। अब छत्तीसगढ़ी मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार से पूर्वी हिंदी से संबंध हो जाएगा। फटाफट कमेंट करें, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? वो तिथि बतानी है कि किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, जल्दी से बता दीजिए। वह तिथि कौन सी थी? हाँ जी, बिल्कुल सही, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में निर्धारित किया गया। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी IMP है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें कि BG खैर थे। कौन थे? BG खैर। आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि BG खैर जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा अब अन्य जो विदेशी भाषा उनकी खैर नहीं रहेगी, हमारी राजभाषा हिंदी ही चलेगी। तो BG खैर प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। आगे है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये सभी पे बनना चाहिए। तो आपको बता दें, उनमें जो भाषा की संख्या है वो टोटल 22। कितनी है? 22 है अनुसूची में भाषाएं। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन कई बार पूछा गया है। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। ठीक है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में आयोजन स्थल था। कई बार पूछा गया 2007 का, वैसे और भी सम्मेलन, लेकिन 2007 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कहाँ पर हुआ था? तो आपको बता दें कि जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ वह न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की आपको भाषा बताना है, कौन सी नहीं है। तो आपको बता दें कि मराठी, गुजराती तो है, हिंदी तो है ही, मलयालम नहीं है। ठीक है, बाकी मराठी, गुजराती और हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी IMP, जल्दी से कमेंट कर दें। दोस्तों, प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम विकास की दृष्टि से, देखो हम क्वेश्चन पर टिक लगा रहे थे लेकिन आंसर पर ही टिक लग गया, पाली। क्या है? पाली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताना है, कौन सा है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो अभी अपन ने पढ़ी थी, पूर्वी हिंदी की है, ब्रज बघेली ये भी नहीं है, छत्तीसगढ़ी बांगरू ये भी नहीं। हाँ, खड़ी बोली और बुंदेली, ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी, बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित हुई? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, थोड़ा आंसर देखे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, वेरी वेरी IMP, कई बार लोग पूछा गया, इसमें कंफ्यूज होकर गलती करके आए हैं। आपको बताना है देवनागरी लिपि का सही क्रम, जल्दी से बता दे। तो मैंने बताया सबसे पहले जो लिपि आई थी वह कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि आई थी। तो आप देख ले, इसी में दिया है ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी, फिर देवनागरी। ठीक है, नागरी से हुई देवनागरी। ठीक है, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त से नागरी, नागरी से देवनागरी, इस प्रकार से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। याद रखिएगा, शब्द मत कर देना, वर्ण है, अक्षर, ध्वनि। ठीक है, इनको ही कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसके समूह को कहेंगे? तो वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। बिल्कुल याद रखिए, व्यवस्थित समूह, नहीं तो वर्णों के संकलन करके आ जाओ, गलत नहीं, पूरे ऑप्शन देखना है। निम्न में से कंठ ध्वनियां हैं। तो पहले ही आपको पिछले वीडियो जो प्रैक्टिस सेट कराए थे तो बता चुके हैं कि पूरा का वर्ग कैसा है? कंठ है।
तो का और खा कैसी हो जाएगी, कंठ ध्वनियाँ, उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। कंठ होगा मूर्धा से बोले जाने वाले आपको व्यंजन बताना है, तो डा और ढा, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसे अल्प प्राण कौन कौन से, तो हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5 वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। जैसे का वर्ग ले लो तो का हो जाएगा, खानी होगा, गा हो जाएगा, गानी, फिर 1, 3 और 5 का खा गा घा इंगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो आप देख लें 1, 3, 5 किस में दिया है, तो का और गा इसमें दिया है 162 का बी। 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। पूरे वीडियो आपको देखने हो तो यूट्यूब पर हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर लगभग 25-30 वीडियो हिंदी व्याकरण के अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक, नासिक मतलब नासिका जिसका स्थान उच्चारण स्थान। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है, 5वां वर्ण, वो कैसा होता है, नासिक होता है, अनुनासिक होता है। तो ईगा क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा, ना से उच्चारण होता है। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और आई जल्दी से बता दें। ए आई क्या कहलाती हैं ध्वनियाँ। हाँ, कौन पहले उत्तर देता है हम देखते हैं। तो ए और जो आई है वह कंठ तालु। संस्कृत में सूत्र है ए दयितो कंठ तालु, मतलब ए और आई कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं, ठीक है। संस्कृत के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगबाह्य वर्ण कौन से हैं। बिल्कुल अयोगबाह्य जो कहलाते हैं, जो स्वरों के बाद आते हैं, व्यंजनों के पहले आते हैं, वो अयोगबाह्य कहलाते हैं। और अम और आहा कैसे हैं, अयोगबाह्य है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अच्छे लग रहे हो बस तो लाइक जरूर करना। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन कई बार पूछा गया है, कौन से शब्द में है ये बताना है। तो आपको बता दें कि द्वित्व व्यंजन किस में है, दिल्ली में। क्यों, ला और ला, मतलब 2 व्यंजन एक साथ, एक आधा एक पूरा ऐसा आ जाए तो उससे द्वित्व समझ लेना, ठीक है। एक से होना चाहिए शब्द। सा सा साहा कौन से व्यंजन है, कई बार बता चुके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सा सा साहा कैसे हैं, संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ बतानी है, कई बार पूछी गई हैं। हाँ जी, खा और गाय कैसी है, नवीन विकसित ध्वनियाँ। निम्न में ऐसे कौन सा घोष वर्ण है, घोष जल्दी से बता दें, घोष। हाँ बिल्कुल सही, जो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है घोष वर्ण के अंतर्गत, उसका उत्तर हो जाएगा माँ। हाँ, 3 में से ही उत्तर बता दें, माँ। थोड़ा सा गला गड़बड़ा है, चलिए आगे। कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण आपको बताना है, जल्दी से बता दें कौन सा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, भा कैसा है, अमानक वर्ण है। दोस्तों लाइक जरूर करें, अभी तक वीडियो को ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। अगले या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।